नेक्स्ट। ओके, पानी पी लेता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको अगली बात। और अब बच्चों, दो चीजें बेहद खास हैं। एक तो शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर और दूसरा स्कोप, दोनों पे प्रश्न आते हैं। और न केवल हमने हमारी बुक में, बल्कि पूरे राजस्थान में अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं, केवल सीधी क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल बात जो हमने बताई है वही परीक्षा में आई है, जिसके लिए बच्चे ना जाने कहां कहां तड़पते हैं, पर उनको बातें कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बातें उनको मिलती नहीं है। लेकिन वो बहुत आसान है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए हम आपके लिए ये ऑनलाइन ऐप की क्लासेस लेके आते हैं, ताकि आपको बेहतर फीलिंग हो, आपको आपकी मंजिल मिले। दोनों में से प्रश्न आए हैं, दोनों में से किस तरह के प्रश्न आए अभी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। पहले हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा, आप लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखा करो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या फिर नेचर। एक बात बता दें हम आपको बच्चों, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें साइकोलॉजी में, ये हमने आपने हम पे ट्रस्ट करके हमारा कोर्स लिया है, तो हम भी आपको बताते हैं कि हम भी आपको वो देंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हम भी आपको वो देंगे जिसका आपको इंतजार है। हम भी आपको वो देंगे जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। कुछ बच्चे करेंगे सर आप ऑफलाइन क्लास में जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हो वो भी दिखाओ, वो भी दिखाएंगे, सब कुछ आएगा, सब कुछ, बस उद्देश्य एक ही है, आपकी मंजिल आपको मिले। तो जैसी क्लास आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा वो आप आंख बंद करके पूरे विश्वास के साथ लेते जाना, बस शिकायत मत करना। शिकायत करने में बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि हम आपको खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना। हर एक बात का ख्याल हम रखेंगे आपका। हर टॉपिक के बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा कोर्स होगा जिसको कंप्लीट मैं हैंडल करूंगा, ध्यान रखना। ओके, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? तो बच्चों सिंपल, पहली बात, शिक्षा मनोविज्ञान दो विषयों का समन्वय है, एक तो शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है, अल्टीमेटली चाइल्ड केंद्र बिंदु होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का उल्लेख होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में तमाम बालक की विशेषताओं का भी उल्लेख होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा मनोविज्ञान दरअसल मनोविज्ञान की अप्लाइड ब्रांच है, प्रयुक्त शाखा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पूछी जाती है। आपको पता है मनोविज्ञान की शाखाओं की बात करें तो उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो सैद्धांतिक शाखाएं, एक व्यवहारिक शाखाएं या अनुप्रयुक्त शाखाएं। सैद्धांतिक शाखाएं वो होती हैं जिनमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का निर्माण होता है, जैसे सामान्य मनोविज्ञान, जैसे असामान्य मनोविज्ञान, जितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, संगठन मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। दूसरी, यहां जो सिद्धांत बनते हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो वो होता है प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। उसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सैद्धांतिक है कि व्यवहारिक? हम बोलेंगे व्यवहारिक है। इसकी प्रकृति में सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, दो चीजें याद रखना, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। इधर हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में क्या शामिल है, और यहां हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, यानी कौन सी बात शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में नहीं है। परीक्षा में आपको ऑप्शंस में अगर ये वाली बात मिलेगी तो आप समझना ये शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होता, और ये मिलेगी तो होता है। पहली ही बात बोलिए, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, सैद्धांतिक या फिर
व्यवहारिक जवाब है व्यवहारिक, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों नियमों को अप्लाई किया जाता है। व्यवहारिक को ही हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं प्रयुक्त। तो प्रयुक्त या अनुप्रयुक्त ज्यादा बेहतर शब्द है। तो हम पहली बात लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आप बोलोगे साहब अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान इंग्लिश में अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड इंग्लिश वाले शब्द भी जरूर ध्यान रखने, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार इंग्लिश के शब्द भी आते हैं, ऐसे लिखा आएगा अप्लाइड। शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड और अनुप्रयुक्त को ही कहते हैं व्यवहारिक विज्ञान। तो दूसरी बात हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान प्रैक्टिकल है, तो व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक विषय है। विज्ञान विषय एक ही बात है। अब क्या नहीं है, हमें ध्यान रखना, अगर ये पूछ लें शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है क्या, तो हमको बोलना है नहीं है, क्योंकि नियामक में उन वैल्यूज की बात करेंगे। नियामक की जगह इंग्लिश में नॉर्मेटिव शब्द परीक्षा में आया है, इसलिए क्या नहीं है में शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? एक तो नियामक विज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। नियामक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? नियामक विज्ञान। और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस, यानी ये नियमों सिद्धांतों के निर्माण की बात नहीं करता, इसलिए नॉर्मेटिव नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। तो याद रहेगी ये महत्वपूर्ण बात, नियामक विज्ञान नहीं है। कैसा है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है। दूसरी बात, क्या शिक्षा मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है, एग्जैक्ट विशुद्ध विज्ञान है? यह भी ध्यान रखना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि विशुद्ध विज्ञान तो वो होता है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है जिसमें दो दो चार हर जगह होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में तो हम बालकों को पढ़ेंगे, मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे जो डायनेमिक है, इसलिए तो शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान भी है, तो डायनेमिक है, बदलते व्यवहारों का अध्ययन करेंगे हम। तो महत्वपूर्ण बात शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी क्या बात है? क्या बोला? प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो नहीं है में आ जाएगा प्राकृतिक विज्ञान, या फिर विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है साहब, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो नहीं है में तीन बातें, एक एग्जैक्ट साइंस शब्द मिल जाए आपको, एग्जैक्ट नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तीन बातें याद रखेंगे, नियामक विज्ञान नहीं है साहब, नॉर्मेटिव साइंस आ जाए पेपर में तो नहीं है ये, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है साहब। ऐसे ही एक बात अगर आपको पूछ लें कि क्या शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, यह ध्यान रखना। सकारात्मक विज्ञान को ही विधायक विज्ञान कहते हैं, इसी को धनात्मक विज्ञान कहते हैं, या प्राकृतिक विज्ञान लिखा है, विधायक नहीं लिखा है। इसी को धनात्मक कहते हैं, इसी को पॉजिटिव साइंस कहते हैं। क्या होता है धनात्मक या सकारात्मक का अर्थ? तो सुन लें, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान बेहतरी के लिए होता है, पॉजिटिव साइंस। सकारात्मक विज्ञान कमियों की बात नहीं करता। और बहुत महत्वपूर्ण इंग्लिश का एक टर्म है ought to be। सकारात्मक विज्ञान ought to be की बात नहीं करता, क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं करता, बल्कि जैसा है उसी की बात करता है, उसी का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जैसा बालक है एज इट इज उसकी स्टडी करता है, इसलिए वो सकारात्मक विज्ञान है। साथ ही सकारात्मक विज्ञान बालक की बेहतरी के लिए काम होता है इसमें, इसलिए सकारात्मक विज्ञान है। साथ ही बालक की कमियां हम नहीं ढूंढेंगे, इसलिए सकारात्मक विज्ञान है। और साथ ही जहां कार्य कारण संबंध कोज इफेक्ट हो उसके बाद रिजल्ट देखे जाएं, शिक्षा मनोविज्ञान वो है, इसलिए भी सकारात्मक विज्ञान है।
तो 3-4 तर्क हैं जो बताते हैं शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक, विधायक, धनात्मक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस है। क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शों की बात नहीं करता, क्या होना चाहिए की बात नहीं करता, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो नहीं है में एक पॉइंट और जुड़ जाएगा अपना, और वो कौन सा जुड़ जाएगा? आदर्श मूलक विज्ञान। आदर्श नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए आगे 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 बताता हूं। आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। हम बात कर रहे थे इधर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ रहे हैं क्या है, और इधर क्या नहीं है। क्या है और क्या नहीं है। तो क्या है में अब तक हमने देखा क्या है, एक तो अनुप्रयुक्त विज्ञान है, एक अप्लाइड साइंस है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, और अब क्या है में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। नंबर जो भी है, नंबर आ रहा है क्या? ऐसे कर लो, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सकारात्मक विज्ञान इधर वाले में है। सकारात्मक के स्थान पर आपको अगर धनात्मक मिल जाए तो भी वही है, अगर विधायक विज्ञान शब्द मिल जाए तो भी वही है। यानी ये शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान तो है, धनात्मक विज्ञान तो है, सकारात्मक विज्ञान तो है। क्यों है मैं भी आपको बता चुका हूं। वीडियो को वापस रिपीट कर करके देख लें आप। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो, और साथ ही नोट डाउन हर बात को करें, क्योंकि बच्चों हम इस बार ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको आपकी मंजिल ना मिले। हम भी प्रयास करेंगे, आप ही उतना ही दिल लगा के पढ़ना, शिकायतें छोड़ देना। बस कमेंट भी करके बताना। मैं वीक में एक बार तो कम से कम आपके सामने लाइव आऊंगा ही आऊंगा, हो सकता है ज्यादा बार भी आए, और हर टॉपिक के बाद अपन टेस्ट सीरीज भी आपके साथ लेंगे ही लेंगे। और हो सकता है टेस्ट सीरीज में तो मैं लाइव गारंटी से आऊंगा ही आऊंगा, तो हो सकता है इसके बाद अगली क्लास टेस्ट सीरीज की ही हो। ओके, धनात्मक विज्ञान या विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है। आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है आदर्श मूलक विज्ञान? क्योंकि ये आदर्शों की और मूल्यों की बात नहीं करता। मूल्यों व आदर्शों का विज्ञान नहीं है। तो ऐसा भी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना, कि शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शों का विज्ञान है, बोलेंगे नहीं है साहब। मूल्यों का विज्ञान है, नहीं है साहब। ये तो क्या है? सकारात्मक है, धनात्मक है। क्यों है? इसके लिए वो बात भी आप लिख लें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन नहीं करता और किसका करता है। तो हमने अभी आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होना चाहिए या केवल होना चाहिए लिख दो, इसका अध्ययन नहीं करता। होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता। ये नहीं में है, ध्यान रखना, नहीं में होना चाहिए है, बल्कि किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसका अध्ययन करता है। क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है या नहीं? नहीं है। क्या है? बिल्कुल है। यानी ये ought to be, ought to be, ought to be बोलते हैं क्या होना चाहिए को। इसका अध्ययन नहीं करता। बालक को कैसा होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता, बल्कि बालक कैसा है, क्या है, कैसा है, इसका अध्ययन करता है। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान बालक का एज इट इज अध्ययन करता है। एज इट इज का अध्ययन करता है। तो एज इट इज की स्टडी करता है। ये एज इट इज की स्टडी करता है, ought to be की स्टडी नहीं करता। ought to be की स्टडी नहीं करता। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? इसी तरह से और भी आपको पूछ ले, क्या शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विषय है? तो जवाब है यस, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में तमाम डेटाज के बाद में ही तो कोई प्रिडिक्शन किए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में भी प्रयोगात्मक परीक्षण किए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में भी यूं ही
निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। शिक्षा मनोविज्ञान में ही मे बी ऑब्जर्वेशनल और बहुत सी मेथड्स, विधियां काम में ली जाती हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक विषय तो है, विशिष्ट विषय तो है, सामाजिक विषय तो है, व्यवहारिक विषय तो है, अनुप्रयुक्त विषय तो है, और सकारात्मक, विधायक, धनात्मक, पॉजिटिव विषय तो है, पर आदर्श विषय नहीं है, विशुद्ध विषय नहीं है, प्राकृतिक विषय नहीं है, नियामक विषय नहीं है, नॉर्मेटिव विषय नहीं है, क्योंकि ये ought to की बात नहीं करता, क्या होना चाहिए की बात नहीं करता, मूल्यों की बात और आदर्शों की बात नहीं करता। ये तो क्या है, एज इट इज, उसी की स्टडी की बात करता है। तो अगर आपको ऐसा भी पूछ ले क्या ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बिल्कुल है साहब, तो वैज्ञानिक विषय भी है। इतनी बातें प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न आपके परीक्षा में इसमें से जरूर पूछा जाएगा। सकारात्मक विज्ञान, यस 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 यस, ये नो 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 नो, हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया। तो बात क्लियर हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और नेचर के बारे में ध्यान रखेंगे कि एक तो ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, नियामक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक और विशुद्ध का मतलब 2 और 2 4 होते हैं तो होते हैं, वो यहां नहीं है। इसी तरह से ये सकारात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है। क्या है, कैसा है, एज इट इज अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता, ought to be की स्टडी नहीं करता। अब बच्चों अगली बात, और अगली बहुत खास बात, और वो है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप। स्कोप का मतलब प्रोफेशनल हम कैरियर क्या बनाएंगे वो नहीं है, बल्कि स्कोप का मतलब यहां पे है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे और कौन कौन से शीर्षकों में करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिंदु भी है, और यह बात भी परीक्षा में आई है। हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को वैसे 2 तरीके से देखा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल में तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का वो रूप शामिल करते हैं जिसमें हम सिलसिलेवार कालक्रम के अनुसार समय के हिसाब से, वर्टिकल में शिक्षा मनोविज्ञान में पीरियड और समय शामिल है। हम पीरियड और समय की बात करते हैं कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ। पीरियड का मतलब 1 घंटे का कालांश नहीं है, बल्कि युगों युगों से चला आ रहा वो समय है। जब जैसे हमने मनोविज्ञान की यात्रा देखी ना, पहले सुकरात, प्लेटो, डेमोक्रेट्स, अरस्तु की बात करी थी ईसा से 500 साल पहले, फिर 16वीं शताब्दी जहां तक आत्मा का विज्ञान था, फिर 17वीं और 18वीं मन के विज्ञान की बात करी, फिर 19वीं शताब्दी में चेतना हुआ, फिर 20वीं में व्यवहार का विज्ञान हुआ। तो इस तरीके से एक एक करके हमने परतें खोली ना समय के हिसाब से। दैट इज वर्टिकल बेस, वो है लंबवत आधार पर क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लंबवत आधार पर क्षेत्र में केवल समय को शामिल किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला है लंबवत आधार पर, लंबवत आधार या वर्टिकल बेस। वर्टिकल, इसमें केवल समय को शामिल करते हैं, पीरियड को शामिल करते हैं। और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्षितिजीय आधार पर। क्षितिजीय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्षितिजीय आधार पर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बेस। हॉरिजॉन्टल बेस शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक समय के आधार पर, तो समय के आधार पे हम आपको क्लियर कर चुके हैं। और दूसरा जैसे होता है ना, यूं दाएं से बाएं और यूं चलते हैं, वो तो होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिजीय, और यूं चलते हैं वो होता है लंबवत, होता है ना लंबवत यूं। तो लंबवत आधार पे केवल समय के अनुसार हम जब पढ़ते हैं तो वो आता है, और क्षैतिजीय आधार पर या हॉरिजॉन्टल बेस पर हम शिक्षा मनोविज्ञान को जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उन सबको हम एक नजर से देखेंगे। ठीक है, उन सबको हम एक बिंदु के रूप में देखेंगे। और यहां महत्वपूर्ण है 6 बिंदु। कितने बिंदु? 6 बिंदु।
6। कौन कौन से 6 बिंदु हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या है, ये वाली बात भी परीक्षा में आ चुकी है। तो क्षितिजीय आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ये 6 बिंदु हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे है द लर्नर, 1 नंबर पे है शिक्षार्थी, 1 नंबर पे है शिक्षार्थी, बालक, द लर्नर, लर्नर। आपके सिलेबस में से भी ऐसा ही लिखा हुआ है। 1 नंबर पे शिक्षार्थी, द लर्नर। 2 नंबर पे शिक्षार्थी बोल सकते हैं, अधिगमकर्ता भी बोल सकते हैं। 1 नंबर पे दरअसल शिक्षार्थी अधिगमकर्ता एक ही बात है, ठीक है ना, आपको सीक्वेंस में याद रहे इसलिए मैं यहां पे अधिगमकर्ता लिख देता हूं। अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता, इसको शिक्षार्थी भी बोल सकते हैं ना, एक ही बात है। छात्र भी बोल सकते हैं, बालक भी बोल सकते हैं। तो 1 नंबर पे अधिगमकर्ता होगा, 2 नंबर पे अधिगम प्रक्रिया होगी, अधिगम प्रक्रिया। 1 नंबर पे अधिगमकर्ता, 2 नंबर पे अधिगम प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे, 1 नंबर पे अधिगमकर्ता, 2 नंबर पे अधिगम प्रक्रिया और 3 नंबर पे पढ़ते हैं अधिगम अनुभव, जिनको हम अधिगम परिस्थिति भी कहते हैं। 3 नंबर पे अधिगम अनुभव या अधिगम परिस्थितियां, अधिगम परिस्थितियां। 3 नंबर पे अधिगम परिस्थितियां, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग सिचुएशंस। 4 नंबर पे शिक्षण परिस्थितियां। 4 नंबर पे क्या होगा, शिक्षण परिस्थितियां पढ़ेंगे हम। एक अधिगम, आपको पता है स्किनर ने बोला शिक्षण, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम व शिक्षण दोनों है, तो अधिगम परिस्थितियां भी पढ़ेंगे और साथ में शिक्षण परिस्थितियां भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शिक्षण परिस्थितियां, इनको बोलेंगे टीचिंग सिचुएशंस, टीचिंग सिचुएशंस। और 5 नंबर और 6 नंबर बच्चों, जगह कम पड़ गई यहां पे, कोई बात नहीं, इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं अपन। 4 हो गए, इसके बाद 5 और 6, ये 5 नंबर पे आएगा बच्चों निष्पादन का मूल्यांकन या निष्पादन का आकलन, निष्पादन का मूल्यांकन। 5वां बिंदु निष्पादन का मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में असेसमेंट बोल सकते हैं, इवेल्युएशन बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और छठा और आखिरी है द टीचर, अध्यापक, द टीचर। 1 नंबर पे था द लर्नर और 6 नंबर पे है द टीचर। तो शिक्षा मनोविज्ञान का तो इनके अंदर क्या है वो परीक्षा में आया है, वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक तो लंबवत आधार पर और एक क्षितिजीय आधार पर। बच्चों, लंबवत आधार पे हम शामिल करते हैं केवल समय को, पीरियड को, क्रम से, और क्षितिजीय आधार पर हॉरिजॉन्टल बेस पे हम शामिल करते हैं 6 बिंदुओं को। कितने बिंदुओं को, 6 बिंदुओं को। और ये 6 बिंदु कौन से हैं, पहला है द लर्नर, दूसरा है लर्निंग प्रोसेस, तीसरा है लर्निंग सिचुएशन, चौथा है टीचिंग सिचुएशन, 5वां है असेसमेंट और छठा है द टीचर। पहला है अधिगमकर्ता, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है अधिगम परिस्थिति, चौथा है शिक्षण परिस्थिति, 5वां है मूल्यांकन, निष्पादन का मूल्यांकन, और छठा है शिक्षक, अध्यापक। तो कौन सा, आपको ऐसा सवाल आएगा परीक्षा में कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षितिज आधार पर क्षेत्र, या क्षितिज शब्द नहीं आए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस दे देंगे, पहला शिक्षार्थी, दूसरा अध्यापक, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया, चौथा कुछ और। तो सही जवाब हो जाएगा कुछ और, क्योंकि बहुत से बच्चे जो इस समय हमसे नहीं पढ़ रहे ना, इस ऐप को उन्होंने नहीं बाय किया, वो मासूम बच्चे
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल नहीं है। टीचर, माफ करें, लर्नर बच्चा ये तो है, अधिगम प्रक्रिया ये भी है, अध्यापक ये नहीं हो सकता यार। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु तो बालक है, तो अध्यापक करके आ जाएंगे, उनका प्रश्न गलत हो जाएगा। और हम आपको बार बार कहते हैं, एक सवाल जिंदगी बनाता है और एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने हम पे ट्रस्ट करके ये कोर्स ले लिया और अब आप जो पढ़ रहे हो उसके रिजल्ट आपको गारंटी से मिलेंगे। बात समझ में आई? अब इनके अंदर क्या है वो बात परीक्षा में आती है। अभी इससे पहले जो सेकेंड ग्रेड के पेपर्स हुए हैं उनमें आया है जगह जगह। क्या है वो बात? देखिए, हम पढ़ते हैं ये जो 6 बिंदु हैं इनको अलग अलग, और किस में क्या खास है केवल यही बात करेंगे। तो पहला बिंदु है बच्चों अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता, द लर्नर। अधिगमकर्ता, पहला बिंदु क्या है? अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता बालक है ना, अधिगमकर्ता द लर्नर। अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? अधिगमकर्ता में हम पढ़ेंगे एक बालक के बारे में। तो बालक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि बालक की इनर एबिलिटीज क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के इस बिंदु में हम पढ़ेंगे बालक की इनर एबिलिटीज क्या क्या है, बालक के इंटरेस्ट कैसे हैं, किसमें हैं, बालक का लर्निंग स्टाइल कैसा है। सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं ना। साथ में हम यह भी देखेंगे कि बालक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि हम जब तक इन विशेषताओं को नहीं जानेंगे तब तक पर्टिकुलर किसी बालक को हम कैसे जानेंगे। तो इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हर बालक इस दुनिया में जो भी आता है अपने आप में विशिष्ट होता है, नायाब होता है, अद्वितीय होता है, बेनजीर होता है, यूनिक होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन तमाम बातों का अध्ययन जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं द लर्नर। तो किस किस चीज का अध्ययन इसमें होता है, ये वाली बात, अंदर वाली बात ध्यान रखनी है आपको। एक तो इसमें अध्ययन करते हैं हम बालक की रुचि, इंटरेस्ट, उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड, उसकी अभिक्षमता, कौन से क्षेत्र में कमाल करेगा। भविष्यवाणी वाली है ना अभिक्षमता, आपको पता है ये अंतर्निहित क्षमता है जो ट्रेनिंग से बढ़ाई जाती है, इसलिए अर्जित और जन्मजात दोनों होती है, लेकिन मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड तो केवल अर्जित होता है। तो इसमें हम बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि, अधिगम शैली एटसेट्रा आदि के बारे में पढ़ेंगे। एक बिंदु, एक बात। दूसरी बात, इसमें हम पढ़ेंगे बालक विशिष्ट है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में, यानी कौन कौन सी वो चीजें हैं उसमें जो औरों से उसको अलग करती हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में। ये ऐसे ही नहीं है, ये सारी चीजें आपको लिख लेना है, ठीक है ना। हम उसका चेतन और अचेतन जो व्यवहार है उसके बारे में, उसका चेतन व अचेतन व्यवहार। इसके अलावा अभिवृद्धि व विकास की अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब के बारे में। अभिवृद्धि विकास की अलग अलग अवस्थाओं की विशेषताएं, विकास की अवस्थाओं के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में। बात समझ में आ रही है आपको? तो शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप जो है उसमें पहला बिंदु है द लर्नर, अधिगमकर्ता। इसमें एक बालक के बारे में ये तमाम इंफॉर्मेशन और प्रकृति बालक की कैसी है इसके बारे में, और ओवरऑल जब वो विकास की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं उनको हमको जानना जरूरी है एज ए साइकोलॉजिस्ट, नॉट एज ए टीचर। तो हम उनको जानेंगे कि साहब कौन कौन सी बातें। अब बहुत सी बातें इसमें, एक बच्चा डिसेबल है, एक बच्चे में जैसे फॉर एग्जांपल एडीएचडी है उसको, एक बच्चे को अटेंशन डेफिसिट
एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। अब वो क्या एक जगह ध्यान लगा नहीं सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक टीचर के रूप में अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको अगर पीटने लग गए तो हम काहे के टीचर हैं, क्योंकि हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि उसको तो एडीएचडी बीमारी है। आप उसको जितना पीटेंगे निकाल देंगे स्कूल से, कोई मतलब नहीं है इसका, नहीं है ना। वैसे ही कोई सीडब्ल्यू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो हम उनकी स्पेशल नीड को समझेंगे। विजुअल इंपेयर्ड किसी को कम सुनता है, आपने बताया और वो आपका जवाब नहीं दे पाया तो आपने उसको पीटना शुरू कर दिया, निकाल दिया उसको, तो आप काहे के टीचर हो, क्योंकि वो मासूम तो बहुत ज़हीन है लेकिन उसको सुना ही नहीं, क्योंकि उसको कम सुनता है। बेहतर यह है कि आप उसको आगे बैठाओ, ऐसी जगह पे बैठाओ ज्यादा उसको बेहतर सुने, ज्यादातर वो चीजें उससे कराओ ताकि वो समझ ले। तो आपने ये तो किया ही नहीं, उल्टे उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। कितनी बड़ी बात। एक बच्चा है, किशोर अवस्था में है बच्चे, तो किशोर अवस्था में उनके क्या क्या चीजें होती हैं, अगर हमको इनका नॉलेज नहीं है तो हम तो किसी भी बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी उन चीजों को हमको समझना है। किशोर अवस्था में तो उसको आजादी चाहिए, सब विरोध की भावना है, स्वतंत्रता है, वो तो फैंटेसी दीवा स्वप्न में है। अगर हम इस बात को नहीं समझते और हम इवन अपने ही बच्चों को, आपने देखा ना कितने केसेस हो रहे हैं अभी सुसाइडल और ऐसे, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को, मैं कल परसों एक पेपर में पढ़ रहा था मैं, मुझे बहुत दुख हुआ उसको पढ़ के, है ना। एक बताता हूं आपको वो क्या है, सुने। ये आपने भी जरूर पढ़ा होगा, अभी रिसेंटली पिछले वीक एक आलेख आया था, क्योंकि आपको पता है रोज मासूम बच्चों पे अपनी इच्छाएं लाते हैं तो क्या क्या होते हैं ना। तो उस आलेख में बताया था कि नोएडा में एक व्यक्ति, अच्छा उन्होंने बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया, वो बहुत मेहनत करके आईआईटीएन बन गए, आईआईटीएन बन गए। आईआईटीएन का मतलब वो टॉप क्लास भारत सरकार में सीनियर एक्सियन, सीनियर इंजीनियर। आप सोच सकते हैं उनकी क्या रेपुटेशन, बहुत अच्छी सैलरी, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा। और उनकी, अब उन्होंने मेहनत करके बनाई, आईआईटीएन बने सब। अब उनकी शादी भी किससे की उन्होंने पता आपको, उनकी बीवी डॉक्टर। तो डॉक्टर बीवी और उच्च अधिकारी ऑफिसर पति, पति पत्नी दोनों, कोई कमी नहीं है। दिल्ली नोएडा में उन्होंने बहुत आलीशान बंगला बनाया, अपना आलीशान बंगला बनाया, पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है। और उनके एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ, बेटा, एक अकेला इकलौता बेटा। उसकी परवरिश करी उन्होंने दोनों ने। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो 5वीं छठी स्टैंडर्ड में आया तो उसको शौक था म्यूजिक का। उसने कहा मुझे गिटार चाहिए, तो गिटार तो उसको दिलवा दिया, लेकिन पापा ने बोला बेटा तेरे को आईआईटीएन बनना है, तेरे को मैथ्स लेनी है। मां ने भी ध्यान नहीं दिया। अब सारी चीजें उसके पास, कार है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, स्कूल भी गाड़ी से जाता है, कोच लगे, ट्यूशन करवा दी वहां पे, लेकिन उसका मन तो गिटार में लगता था। और बड़ा हुआ मासूम, अब आ गया समय 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। जब आया 10th 12th में तो पापा ने उसको कहा देख, मैं तेरी परवरिश मैंने दी है, तेरे को कोई कमी नहीं है, बाकी बच्चे देख ले किस तरह से अभाव में जी रहे हैं, तेरे पास सब कुछ है, कैसे कपड़े, कैसा खाना पीना, गाड़ियां, एवरीथिंग, तेरे को और नहीं तो ये गिटार भी एक से एक ला के दिए हमने। मेरी एक इच्छा है वो तो तेरे को पूरी करनी पड़ेगी। बच्चे ने पूछा क्या पापा? पापा ने बोला तेरे को आईआईटीएन बनना है, आईआईटी में तेरे को सिलेक्शन लेना है। चले कह के वो मासूम पढ़ने लगा दिन रात मैथ्स, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में। पर वो क्या करे, पापा का सपना भी कैसे तोड़ दे। कोचिंग इंस्टीट्यूशन 6 महीने साल भर चला, अटेम्प्ट दिया उसने, लेकिन उसका नहीं हुआ, नहीं हुआ। मम्मा ने बोला क्या कमी थी हमारे लाड प्यार में, लालन पालन में, जो तुमने हमें ये दिन दिखाया? तेरे पापा की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता तू? तो मासूम फिर लग गया मैथ्स में, गिटार को रख दिया साइड में। परीक्षा से पहले उसको लगा कि नहीं होगा, अब क्या करे वो,
कितने अमनोवैज्ञानिक थे उसके माँ बाप, जो उसको समझ ही नहीं पाए। वो बना ही नहीं था आईआईटी के लिए। पता नहीं वो कितना बड़ा कमाल करता गिटार के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, लेकिन अब क्या करे, परीक्षा सामने, और उस मासूम को एक ही चिंता, क्या करूं मैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं लेकिन मेरे से ये नहीं होगा। तो फिर बस उसने एक पेपर पे लिखा, सॉरी पापा मम्मा, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, और सुसाइड कर ले। उसके बारे में वो आलेख आया था जिसको पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए। 1 साल पहले की ये बात है, और अभी रिपोर्टर जब उनके घर गया तो बड़ा सा बंगला था। बड़े से बंगले में वो गया तो अंदर उसका कमरा, उसका स्टडी रूम था, उसके बाहर लिखा हुआ था डोंट डिस्टर्ब। ऐसा कैसा अभी मम्मी पापा ने उसका रूम रख रखा है। अंदर गया रिपोर्टर, अंदर गया तो अंदर अंधेरा था। डॉक्टर साहिबा, उसकी माँ ने उनको बोला जल्दी से बल्ब लेके आओ, आपको कितनी बार बोला है कि अंधेरा रहता है यहाँ पे, बल्ब चेंज क्यों नहीं किया। बारिश हो रही थी, बारिश में भी वो भाग के पापा बल्ब लेके आए, वहां पे बल्ब लगाया। बल्ब लगाया तो देखा वहां पे गिटार रखा हुआ था, वहां एक मेज पे कुछ किताबें रखी हुई थी मैथ्स की, कुछ और चीजें रखी हुई थी उसकी, उसके कपड़े, उसकी सारी चीजें। माँ सिसकते हुए बोली हमने उसकी एक भी चीज को नहीं छेड़ा है, एज इट इज उसका कमरा ये पड़ा है, काश हम उसको नहीं खोते। इतने में वो बल्ब लेके आ जाते हैं, और वो कहती है कि इन्होंने ये बोला था उसको कि मैंने तेरी सारी परवरिश करी, बस मेरी एक इच्छा है तू आईआईटी कर ले, इनकी गलती है। उन्होंने कहा मुझे क्या पता था, नहीं तो मैं नहीं कहता। प्यारे बच्चों, आप भी पेरेंट्स बनेंगे, कभी भी किसी मासूम पे ऐसी अपनी इच्छा मत थोपना। ये एग्जाम्पल ये बताता है कि हमको उसके इंटरेस्ट का अगर ज्ञान नहीं है तो हम काहे के टीचर हैं, उसकी बाकी चीजों का नॉलेज नहीं है तो ओके। कुल मिला के आप कमेंट्स भी किया करें उस पे, अपने ऐप पे, कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। हालांकि आपको अच्छी लग रही है 100%, और किसी को अच्छी नहीं लग रही तो उसको अच्छी लगानी है। हालांकि मैं जिद में आपका यहाँ पे आपका इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी भी हमने तो यही बोला था कि नहीं हुआ तो क्या वापस परीक्षाएं आएंगी, वापस परीक्षाएं आएंगी, है ना। तो ये वो वाली बात नहीं है, वो डिफरेंट बात है। हालांकि हम भी चाहते हैं, हमारा भी सपना है कि आपका जॉब लगे, आपके मम्मी पापा का भी सपना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साहब ये जिंदगी यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, ये नहीं है। आपको तो बहुत कुछ करना है, हमारे साथ रहना आप, हम बहुत कुछ करेंगे। पहले तो नौकरी लेंगे, फिर हम जो आपको बता रहे हैं वो बेहतरीन बातें आप भी बहुत से बच्चों को बताओगे, स्कूल में भी बताओगे और स्कूल के बाहर भी बताओगे, तो कितना मजा आएगा, हम कितना अच्छा कर देंगे। और साइकोलॉजी में बच्चों, मेरा चैनल साइकोलॉजी अशोक पारिक तो आप अभी सब्सक्राइब कर ही लो, उसमें मैं बहुत सी ऐसी चीजें डालने वाला हूं जो मानव कल्याण के लिए बनी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आप बहुत कुछ जानोगे, समझोगे। अभी तो पहला टॉपिक लिया है हमने, ओके। चलिए बच्चों, तो क्या था, हाँ, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, अधिगम कर्ता वाले टॉपिक में आएंगे। उसके बाद दूसरा अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया पे अभी सवाल आए थे अपने सेकंड ग्रेड परीक्षा में कि अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या होता है। अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस, इसमें क्या क्या होता है, तो लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या होता है ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं हम। एक तो हम इसमें अधिगम के नियम, सिद्धांत, इन सब का अध्ययन करते हैं। अधिगम के सिद्धांत, नियम, अधिगम हस्तांतरण, ठीक है, इन सब का मतलब सीखने के क्या क्या नियम है, सीखने के क्या प्रिंसिपल है, बहुत सी बातें लर्निंग के बारे में। लर्निंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, तो वो टॉपिक पूरा हम अधिगम प्रक्रिया में बिंदु में लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, आपको पता है हमने आपको बायो साइकोलॉजी पढ़ाया था, हमने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कोग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ाया था, कि हमको ये पता नहीं अटेंशन क्या होता है, हमको ये पता नहीं मेमोरी क्या होती है एज ए टीचर, हमको ये नहीं पता परसेप्शन क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो फिर क्या फायदा। इसका मतलब हम अधिगम के सिद्धांत, नियम के साथ साथ तमाम वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं वो इस हेड में शामिल करते हैं। तो वो क्या क्या है, अवधान,
अटेंशन, इवन संवेदना, सेंसेशन, आपको पता है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी। संप्रति निर्माण, ज्ञान की तीसरी सीढ़ी। मेमोरी, स्मृति, चिंतन, जजमेंट, निर्णयन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, ये तमाम चीजें इस हेड में पढ़ते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि साहब समस्या समाधान, चिंतन, अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के कौन से शीर्षक में करते हैं? तो आंख बंद करके कर देना, अधिगम प्रक्रिया में करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में करते हैं। थर्ड वन। तीसरा है, अब तीसरा और चौथा सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, अधिगम परिस्थिति। अधिगम परिस्थिति या परिस्थितियां, अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कक्षा कक्ष का वातावरण, कक्षा कक्ष का वातावरण, कक्षा कक्ष का वातावरण। अब आपको पता है आइसोलेशन नहीं है एजुकेशन, तो अभी हमने बात करी थी ना, तो सबके बीच में अंतरक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? तो उसको बोलेंगे कक्षा कक्ष में सामाजिक अंतरक्रिया, इंटरेक्शन, एक दूसरे से चर्चाएं, इसका अध्ययन करते हैं। और सामाजिक अंतरक्रिया सीधे शब्दों में है, इसके लिए एक टर्म आती है, आपने कभी सुना हो तो, ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गति शास्त्र। समूह गति शास्त्र यानी मिलके हम किस तरह से लक्ष्यों को पा लेते हैं, समूह गति शास्त्र, ग्रुप डायनेमिक्स। इसके अलावा शिक्षक कक्षा कक्ष में निर्देशन, परामर्श, गाइडेंस यूज करता है, निर्देशन, परामर्श, या और तमाम व्यूह रचनाएं, शिक्षण की शिक्षण विधियां वगैरह सारे इसमें शामिल हैं। शिक्षण व्यूह रचनाएं यानी कक्षा कक्ष में जो भी होता है वो हम शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप के अधिगम परिस्थिति हेड में पढ़ते हैं। कक्षा कक्ष का एनवायरनमेंट, वातावरण, सामाजिक अंतरक्रिया, समूह गति शास्त्र, निर्देशन, परामर्श, शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि आदि। चौथा शिक्षण परिस्थिति। अधिगम परिस्थिति, शिक्षण परिस्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है। टीचिंग सिचुएशन, वो लर्निंग सिचुएशन थी, ये टीचिंग सिचुएशन है, तो ये भी सिचुएशन है। और इसमें जनरली हम एक तो ध्यान रखेंगे कि शिक्षक इस बात की जानकारी करेगा कि उसके सामने जो बच्चे बैठे हैं वो उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। जीन पियाजे में हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल रेडीनेस, यानी अभी बच्चे बायोलॉजिकल रूप से प्रिपेयर ही नहीं है उन बातों को सीखने के लिए, और आप उन बातों को उन पे थोपते हो, तो आप तो आपके ज्ञान की बरसात कर रहे हो, लेकिन वो मासूम निरीह है बच्चे, उसमें तड़प रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, असिमिलेशन नहीं होगा, एकोमोडेशन नहीं होगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है इसमें बालकों की परिपक्वता, आयु आदि का ध्यान रखना है। बालकों की आयु, क्योंकि आयु के अनुसार भी बायोलॉजिकली है, परिपक्वता आदि, इनका अध्ययन करना है। इसके साथ ही हम उनको कैसी विषय वस्तु दे रहे हैं, तो विषय वस्तु का संगठन, इसमें विषय वस्तु जो प्रस्तुत करेंगे, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, उसको हम उनको पेश करेंगे, तो उसका निर्माण भी हम करेंगे। निर्माण करने का मतलब आप बोलेंगे साहब एक टीचर पाठ्यक्रम का निर्माण थोड़ी करता है, बिल्कुल टीचर का पूरा रोल है पाठ्यक्रम के निर्माण में। और निर्माण करने का मतलब उनको किस तरह से प्रस्तुत करेंगे हम वो चीजें, पाठ्यक्रम तो पूरा ही है, बहुत वाइड है, पर हम क्या क्या पेश करेंगे तो उसको हम पाठ्यक्रम का निर्माण बोलते हैं। ये वाला बिंदु परीक्षा में आ चुका है, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, निर्माण। इसके अलावा और भी जैसे टीचिंग एड्स वगैरह है ना, और भी एक्स्ट्रा बातें क्लासरूम वाली, ये भी क्लासरूम की चीजें हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री आदि हम कैसे पेश करेंगे, विषय वस्तु कैसे पेश करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री आदि, ये सारी चीजें किस में आएंगी, शिक्षण परिस्थिति में आएंगी। तो शिक्षण परिस्थिति और अधिगम परिस्थिति क्लासरूम की बातें हैं।
अधिगम प्रक्रिया में अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी आएंगी। और 5 नंबर पे बच्चों, 5 नंबर पे है निष्पादन का मूल्यांकन। निष्पादन का मूल्यांकन। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात का, हमने आपको बताया है असेसमेंट करेंगे हम यहां पे, इसमें क्या करेंगे असेसमेंट। तो एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे को अच्छे ग्रेड्स लाना नहीं, ये तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। तो हमारा उद्देश्य है बालकों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। कैसा विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। तो जब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है, तो हम इस हेड में यह ध्यान रखेंगे कि हम जो उनका आकलन कर रहे हैं वो आकलन कैसा हो, वो सभी पक्षों पर आधारित हो, आकलन होलिस्टिक हो, यानी आकलन में सभी पक्ष शामिल किए जाएं। केवल पढ़ने लिखने वाला ज्ञानात्मक पक्ष ही नहीं, बल्कि फीलिंग्स भावनाओं वाला भावात्मक पक्ष भी, बल्कि साइकोमोटर वाला व्यवहारात्मक और क्रियात्मक पक्ष भी, आकलन में सभी पक्ष शामिल हों। आकलन में सभी पक्ष शामिल हों, अक्सर हम आपको बोलते हैं अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, तीनों एस्पेक्ट शामिल हों। ठीक है। साथ ही परीक्षा प्रणाली जो है, मूल्यांकन वगैरह, उसमें भी हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। केवल हम परीक्षा लेते हैं ना, वो तो है, पर परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार वगैरह, परीक्षा प्रणाली में सुधार, ये भी इस हेड में हम पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके। इसके अलावा कोई बच्चा सही तरीके से कर नहीं पाया, उसको कम मार्क्स मिले तो क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो बच्चे के उसके बारे उसका समायोजन करेंगे फिर, तो समायोजन वगैरह भी इसमें पढ़ते हैं। ये हो गया 5वां बिंदु। और छठा और आखिरी बिंदु बच्चों वो है द टीचर, शिक्षक, अध्यापक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप में आखिरी बिंदु है अध्यापक, द टीचर। तो साहब शिक्षक भी शामिल है, यह महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक क्या शामिल है, शिक्षक की भी कुछ रुचियां हैं, शिक्षक की भी एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड कैसा, शिक्षक का एटीट्यूड जरूर पढ़ेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका एटीट्यूड नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मनोवृत्ति, शिक्षक की भी अभिक्षमता पढ़ेंगे हम, कितना कैपेबल है। शिक्षक के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे हम, व्यक्तित्व कैसा है। आप स्कूल जाओगे तो आप देखोगे, मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले मैं स्कूल जाके आता हूँ, बहुत मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं हम उनको कैसे कैसे। आज तो एक पहले दिन स्कूल में आई थी एक छोटी सी बच्ची, तो मेरे पास ही भेजते हैं सब कि सर आप साइकोलॉजी के हिसाब से इसको, वो रो रही है, क्योंकि पहले आपको पता है पहली बार बच्चा जब बहुत इंट्रोवर्ट है, घर से स्कूल में आता है तो क्या हालत होती है। तो हमने उसको किस तरह से वहाँ पे उसका मन लगाया स्कूल में, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब बहुत बहुत काइंडनेस रखनी पड़ती है आपको, बहुत दयालुता रखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आप बार बार बताते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, तो भी उनको प्यार ही करना पड़ता है आपको, है ना। ये नहीं कि आप उनको क्लास से बाहर निकाल दो। तो व्यक्तित्व, यहाँ टीचर के व्यक्तित्व में चीजें, पर्सनैलिटी में सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है। साथ में अगर शिक्षक का, आप बोलते ना खोपड़ा खराब है मेरा, शिक्षक का दिमाग खराब है, खोपड़ा खराब है, तो वो तो बच्चों के लिए नुकसान करेगा। इसलिए मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इसके अलावा उसकी प्रोफेशनल अप्रोच और दूसरी बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अंदर की बातें अगर आपने देखी कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र दरअसल हम दो तरह से देखते हैं। कैसे देखते हैं? दो तरह से। ये क्या हुआ? क्षेत्र हम दो तरह के तरीके से देखते हैं, तो लंबवत या वर्टिकल, दूसरा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। लंबवत में समय रहेगा और हॉरिजॉन्टल में ये 6 बिंदु रहेंगे, जिनके अंदर की बात आपको देखनी है, जिनके अंदर की बात आपको देखनी है। पहला अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता में बालक की रुचि, अभिवृत्ति आदि देखेंगे, उसके व्यक्तिगत भिन्नताएं देखेंगे, उसका चेतन अचेतन व्यवहार देखेंगे, बालक की अभिवृद्धि विकास की अवस्थाओं की बात जानकारी करेंगे। पर्टिकुलर नहीं, ये ओवरऑल है सबके लिए। शेष अवस्था में क्या क्या होता है ये ज्ञान होना चाहिए। फिर पर्टिकुलर उस बच्चे को हम उस पर तोलेंगे कि इसकी शेष अवस्था चल रही है तो इसमें ये बात है, इन्फेंसी चल रही है तो ये बात है। अधिगम प्रक्रिया में हम ध्यान रखेंगे सिद्धांत नियम के अलावा ये जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं ये महत्वपूर्ण होंगी। अधिगम परिस्थिति में हम ध्यान रखेंगे कक्षा कक्ष का वातावरण, अंतरक्रिया, गतिशास्त्र, निर्देशन, परामर्श, ये सारी चीजें। शिक्षण परिस्थिति में बालकों की मैच्योरिटी क्या है, एज क्या है, और पाठ्यक्रम निर्माण वाली बात जरूर ध्यान रखना।
निष्पादन में सर्वांगीण करना है, एबीसी करना है, और बच्चे सही नहीं कर पाए उनका समायोजन का भी ध्यान रखना है, और अध्यापक में मनोवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व आदि सब कुछ ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय, गुड बाय।